नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है प्रणाम इंडिया में आपका। कांग्रेस हार के बाद जिस झंझावात से गुजर रही, उससे निकलते हुए कांग्रेस आलाकमान ने बड़ा फैसला लिया है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ उनके हाथ से प्रदेश की कमान छीन ली गई है। जीतू पटवारी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूपेश बघेल को जगह न देकर चरणदास महंत को मौका दिया गया है। प्रदेश की कमान भी बदल दी गई है। इसके साथ साथ अब राजस्थान में भी बड़ा परिवर्तन होता दिख रहा है। हम बारी बारी से उस पर बात करेंगे। पहले हम ये दिखा देना चाहते हैं कि जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं कि कमलनाथ भूपेश बघेल को टाटा, अब अशोक गहलोत की बारी। ये आज विषय है हमारी बातचीत का और इसको हम इस हिसाब से देखें कि जैसे छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल इस पद के दावेदार थे। हालांकि दूसरे जो उप मुख्यमंत्री थे वो तो चुनाव ही हार गए, के टी.एस. सिंहदेव। तो लेकिन आला कमान ने एक सख्त निर्णय लेते हुए इस पद पर जिम्मेदारी सौंप दी चरणदास महंत की। दीपक बैज को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी जो बड़ी खबर, ये मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को कांग्रेस की कमान सौंपी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और कमलनाथ जो अध्यक्ष थे उनकी जगह पर बनाया गया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसकी अभी हम विवेचना करने वाले हैं और तब राजस्थान से कनेक्ट होगी बात। उमंग सिंगर जो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में और हेमंत कटारे उप नेता बनाए गए हैं। ये बड़ा परिवर्तन जो है, इन परिवर्तनों को किस रूप में लिया जाए, कैसे देखा जाए, और एक राजस्थान से जो बड़ी तस्वीर दिख रही है वो है कि प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर अभिमन्यु पूनिया को स्थान दिया गया है। ये विधायक हैं और बहुत ही कर्मठ विधायक हैं, युवा हैं और उन पर यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत तक सबने इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है और इनके प्रति इनको बधाई दी है। अब लौटते हैं इस विषय पर, सबसे पहली वाली विषय पर, कि क्या अशोक गहलोत की बारी है अब। निश्चित रूप से समझिए, पहले हार का विश्लेषण किया जाए कि चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ हो, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हो या राजस्थान में अशोक गहलोत, इन तीनों ने बीते 2018 में चुनावी जीत दर्ज की थी और उसके तुरंत बाद 2019 के आम चुनाव हुए थे। क्या नतीजा निकला था? कमलनाथ केवल अपनी छिंदवाड़ा की सीट बचा पाए थे, बाकी 29 में 28 सीटें बीजेपी जीत गई थी। राजस्थान में कांग्रेस के नाम एक भी सीट नहीं आई। एक हनुमान बेनीवाल जी जीते थे, बाकी सारी सीटें बीजेपी के नाम रही थी। छत्तीसगढ़ में 14 में 11 सीटें बीजेपी जीती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद इस पराजय की जिम्मेदारी लेने कोई आया ही नहीं। और तब की बात तो छोड़िए, अभी जब विधानसभा चुनाव हारे हैं, इसके बाद भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कि वो हारे हैं। चुनाव लड़ते समय तो बहुत बढ़ चढ़कर बोला करते थे कि गहलोत बनाम मोदी है। अरे नरेंद्र मोदी जी ने कभी कहा ही नहीं कि गहलोत बनाम मोदी है। उन्होंने तो कमल के नाम पर वोट मांगा था। उल्टा अशोक गहलोत जी ने गहलोत बनाम मोदी है मौका दिया कि बीजेपी आज कह रही है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत गए। मोदी के चेहरे पर क्या चुनाव लड़ा गया था? जो चुनाव लड़ा गया था कमल के नाम पर लड़ा गया था। लेकिन
अशोक गहलोत जी अपनी शेखी बघारने में, गहलोत बनाम मोदी है चुनाव, और जब हार गए तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। यही हाल कमलनाथ जी का। भाई इंडिया की रैली नहीं होने देंगे, समाजवादी पार्टी को टिकट नहीं देंगे, अखिलेश वखिलेश बोलेंगे, बागेश्वर बाबा की शरण में जाएंगे। बचा लिया बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबाओं के चक्कर में अगर चुनाव जीते जाते तो इस देश में बहुत पहले राजनीति अलग दिशा ले ली होती। कोई बागेश्वर बाबा नहीं होता है जो चुनाव जिता दे। चुनाव का बाबा जनता है, जनता ही वोट देती है, जनता ही चुनाव जिताती है। लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व, अरे हिंदुत्व की राह पर बीजेपी चल रही है। यही तो है कि राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना है, ये तो रणनीति होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, हम भी वही करेंगे जो बीजेपी करेगी, तो हो गया नतीजा। लेकिन हार के बाद में जिम्मेदारी नहीं लेंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी, हम जीत लेंगे, यहां किसी को आने की जरूरत नहीं है, अपने दम पर जीत लेंगे, हम जीत ही रहे। ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार रहे। पूरे चुनाव में राहुल गांधी इन तीनों राज्यों में कम से कम आए। तेलंगाना में उन्होंने सबसे ज्यादा समय दिया। रेवंत रेड्डी के साथ जो सिंक बना, जो आपस का गठजोड़ रहा, विश्वास रहा, तो पार्टी वहां 5 अपने वायदों के साथ में उतरी। वहां किसी ने नहीं कहा राहुल के की गारंटी, रेवंत रेड्डी की गारंटी, कांग्रेस की गारंटी कहा गया था। यहां तो लोग गहलोत की गारंटी कह रहे थे। नतीजा सामने है, तेलंगाना कांग्रेस जीती, भारी अंतर से जीती, और कभी ऐसा सोचा नहीं गया था। अब इतनी समीक्षा इसलिए जरूरी थी कि जो एक्शन हो रहे हैं ये दो तरीके से हम देख सकते हैं। जो काम आज तक राहुल गांधी कर नहीं पा रहे थे, कांग्रेस आला कमान कर नहीं पा रहा था, अब सोनिया गांधी जी का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि वो अब लगभग निष्क्रिय अवस्था में है, तो उस काम को, राहुल गांधी के मार्ग को प्रशस्त किया है जनता ने। जनता ने कहा कि चलो राहुल गांधी, आपका काम हम ही कर देते हैं। और ये चुनाव परिणाम आए हैं। ये चुनाव परिणाम इंडिया गठबंधन के साथ ही घटक दलों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि 2018 में कांग्रेस इन तीनों राज्यों में जीत गई थी, उसके बाद गुमान इतना था कि 2019 के लिए गठबंधन नहीं हो पाया। और जब अखिलेश वखिलेश बोल रहे थे कमलनाथ, तब याद होगा अशोक के अखिलेश यादव बहुत नाराज थे। और लेकिन 1-2 दिन बाद वो पब्लिक डोमेन में आकर के उन्होंने कहा था कि मेरे पास आला कमान का बड़े नेता का कांग्रेस का फोन आया था। बाद में पता चला कि राहुल गांधी का ही फोन आया था, और उस फोन में उनको जो बात कही गई थी, उस चुनाव के माहौल में उसको नहीं ज्यादा चर्चा हुई, नहीं लीक किया गया। वो बात यही कही गई थी कि बस चुनाव भर रुक जाइए, हम पर भरोसा कीजिए, हम इन सब को देख लेंगे, सबको सलट देंगे, आप हम पर भरोसा कीजिए, हमारे कारण आप इंडिया गठबंधन में रहिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। और अखिलेश यादव ने बर्दाश्त किया, अखिलेश वखिलेश, और आज भी वो गठबंधन के साथी हैं। तो कमलनाथ को तो उठा करके फेंकना ही था बाहर, और जरूरी था। ये काम किया है, जनता ने कराया है, राहुल गांधी को वो ताकत दी है। हार भी कभी ताकत बन सकती है, ये अभी पता चल रहा है कि कांग्रेस की जो चुनावी हार हुई है, उस चुनावी हार से आलाकमान को सशक्ति मिली है। वो स्वयंभू नेताओं को उखाड़ फेंकने का मौका मिला है। तो कमलनाथ पर गाज गिर चुकी है, भूपेश बघेल को टाटा बोल दिया गया है, और अब बारी अशोक गहलोत की है। अशोक गहलोत तो जादूगर है, ये तो कुर्सी में बैठना ही नहीं चाहते, लेकिन कुर्सी इनसे हटती ही नहीं। यही तो कह रहे थे। क्या हुआ? क्या हुआ? कुर्सी आपसे इतनी दूर चली गई कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सही कहा, अशोक गहलोत 3 दिसंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और आगे भी कभी नहीं रहेंगे। अभी इसे नरेंद्र मोदी का श्राप समझ लीजिए, या राजनीतिक दूरदर्शिता समझ लीजिए,
या आपका जो हश्र आपकी करनी के कारण होने वाला था, उसकी समझ लीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया कि अशोक गहलोत जी का क्या राजनीतिक भविष्य होने वाला है, और अब वो घड़ी आ गई है। अब अशोक गहलोत विपक्ष के नेता या प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहेंगे विधानसभा में। लिख लीजिए, नोट डाउन। मैंने बहुत पहले से कहा था, अशोक गहलोत पार्टी आलाकमान की बेबसी का फायदा उठा रहे हैं। पार्टी आलाकमान जो एक अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए प्रतिबद्ध था, चुनाव से पहले कोई ऐसा काम करना नहीं चाहता था कि पार्टी टूटने का ठीकरा आलाकमान पर टूटे, क्योंकि पंजाब का उदाहरण सामने था और उस वजह से आलाकमान की बहुत किरकिरी हुई थी। उसको आलाकमान राजस्थान में रिपीट करना नहीं चाहता था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अशोक गहलोत ने मनमानी चलाई। भाई, पूरे विधानसभा की का सर्वे आ गया, सारे एमएलए कहां हारने वाले हैं रिपोर्ट आ गई, एंटी इनकम्बेंसी की सारी बात आ गई। लेकिन पता चला ना, लोकेश शर्मा जी ने जो खुलासा किया था, जो बताया था कि हमने रिपोर्ट दी, हमने रिपोर्ट बनाई कि कहां कहां से एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन नहीं, इस पूरी बातचीत को, इस पूरे सर्वे को छिपा लिया गया आलाकमान से। कहा गया कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जब सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो हमारी सरकार एमएलए की वजह से बची है, उनके खिलाफ भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सिर्फ सिर्फ सचिन पायलट से के खिलाफ राजनीति को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पर के पीठ में इतना बड़ा छुरा अशोक गहलोत ने घोंपा, और भी पूरी सत्ता रहते हुए, बहुमत रहते हुए। लोग कह रहे थे कि ये अशोक गहलोत के खिलाफ में बोलते हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से तब से इस बात की समीक्षा करता रहा हूं, कौन संगठन के लिए खड़ा है और कौन संगठन के खिलाफ काम कर रहा है, वो हमें दिख रहा था। तो अशोक गहलोत जी ने जो कुछ भी किया, पार्टी के खिलाफ काम किया, पार्टी को हराने का काम किया, उस रिपोर्ट को छिपाई, जिस कारण विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात आलाकमान को दी जानी थी। राहुल गांधी ने मीटिंग में कहा कि कम से कम इस 57-58 एमएलए को बदल दीजिए, लेकिन नहीं, हमारे गुट के लोगों को टिकट मिलना चाहिए, उनके गुट को लोगों को टिकट मिलना चाहिए। यही बात हुई ना कि राहुल गांधी की नहीं चल रही है। पब्लिक डोमेन में यही बात तो गई कि एक तरफ नरेंद्र मोदी है, जो जिसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बना देते हैं, और दूसरे तरफ कांग्रेस का आलाकमान है, राहुल गांधी है, जिनकी एक बात नहीं चलती है, वो अशोक गहलोत का भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बाल बांक का भी नहीं कर सकते। चलिए, ये आलोचना सही है। कांग्रेस आलाकमान कमजोर थी, और कमजोर कैसे ना हो जब 10 साल से सत्ता से बाहर है, एक एक स्टेट हाथ से निकल चुका है, तो जो एक दो स्टेट हाथ में होता है, उसको बचाने की फिक्र में आलाकमान कमजोर हो ही जाता है, और आलाकमान कमजोर हुआ। लेकिन अब जनता ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान को मजबूत होना होगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी होगी, और ये जो हार है वास्तव में आलाकमान को एक अवसर लेकर आई है कि 2024 की तैयारी करो, 2019 वाली गलती नहीं होनी चाहिए। उस हिसाब से अब अशोक गहलोत, इनकी पारी का अंत हुआ, समझ लीजिए। घोषणा कब होगी, आज होगी, कल होगी, वो सुविधा अनुसार कांग्रेस आलाकमान करेगी। लेकिन मैंने अपने विश्लेषण में बार बार कहा है कि के अशोक गहलोत की ये पारी अंतिम है, और उसके बाद इनका राजनीतिक भविष्य नहीं है। और ये भी कहा है कि राजनीतिक भविष्य तो सचिन पायलट ही है, सचिन पायलट ही कांग्रेस का चेहरा है। यह संभव है। मैं भी कह रहा हूं कि सचिन पायलट को नेता प्रतिपक्ष न बनाया जाए, यह संभव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सचिन पायलट का भविष्य पर कोई सवाल होगा। सचिन पायलट के हाथ में, उनके नेतृत्व में राजस्थान में और राजस्थान से बाहर भी उनका उपयोग होगा लोकसभा चुनाव में। बड़े कद के नेता के तौर पर उनका उभार होगा। सचिन पायलट की कांग्रेस में जबरदस्त पोजीशनिंग होगी,
उनकी जो जनता से संवाद करने की क्षमता है, खास करके हिंदी पट्टी में उनके जोड़ का हिंदी पट्टी में बोलने वाला कांग्रेस में कोई दूसरा नेता नहीं है। तो इस क्षमता का उपयोग भी होगा, ये बात भी समझ लीजिए निश्चित रूप से। तो आने वाला समय अब सचिन पायलट का है और अशोक गहलोत का समय गया, समझ लीजिए। ये आज के डिसीजंस का मतलब है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डिसीजंस हुए हैं, और राजस्थान में भी जो डिसीजन हमने आपको बताया कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर जो अभिमन्यु पुनिया जी का को बिठाया गया है, आसीन किया गया है, यह भी बड़ा फैसला है। ये बड़ा फैसला है कि दिखाया जा रहा है कि हम भी युवाओं के सहारे आगे बढ़ेंगे। ये कांग्रेस में जो ये एनर्जी आई है, ये एनर्जी हार से निराशा उपजी नहीं है, इस बात का संकेत है। आमतौर पर हार से निराशा होती है, लोग अवसाद में डूब जाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने तुरंत रिवाइव करने का काम किया है। राहुल गांधी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और कांग्रेस ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है जिसकी भी चर्चा होनी चाहिए। वो सिर्फ राजस्थान तक नहीं है, वो सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक नहीं है, पूरे देश के लिए है। वो है कि जनता से क्राउड फंडिंग करेंगे एक ऐसे समय में जब बीजेपी के लिए अमीरों की, धन कुबेरों की जो झोली खुली हुई है, जो बड़े बड़े उद्योगपति दिल खोलकर चंदा दे रहे हैं बीजेपी को, और कांग्रेस की इस समय ऐसी स्थिति से गुजर रही कि चुनाव लड़ने तक के लाले पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब क्या रास्ता रह जाता है? तो जनता का दरवाजा ही रास्ता रह जाता है, और वो रास्ता चुना गया है कि हम पब्लिक से चंदा लेंगे और पब्लिक के बीच में पब्लिक के मुद्दे उठाकर उनसे ही समर्थन से चुनाव लड़ेंगे और 2024 की बाजी पलटेंगे। ये फैसला कांग्रेस ने लिया है, एक ऐसे समय में लिया है जब एक करारी हार मिली है। तो जो फैसला 2019 से पहले नहीं हो सका था, वो फैसला 2024 से पहले होता दिख रहा है। ये बहुत बड़ी बात हुई है, और इंडिया गठबंधन पर भी इसका सकारात्मक असर दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग भी उत्साहित हैं, राहुल गांधी को डोमिनेट करते हुए देख करके खुश हैं। ये अखिलेश यादव के बयान में भी झलकता है, और बिहार से जो इंडिया गठबंधन के नेतागण बयान दे रहे हैं उसमें भी झलकता है। 19 तारीख को ये बैठक हो रही है इंडिया गठबंधन की, उसकी भी तैयारी कर ली गई। और एक बात का और उल्लेख करना जरूरी लगता है इस पूरे संदर्भ में, क्योंकि ये विषय सिर्फ राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का विषय नहीं है, सिर्फ अशोक गहलोत की विदाई का और किसी और नेता के आने का या सचिन पायलट के मजबूत होने भर का मामला नहीं है। इस देश में अडानी के खिलाफ कौन बोल रहा है? इस देश में अडानी के खिलाफ इकलौता राहुल गांधी बोल रहे हैं। एक और शख्स जिसने हिम्मत की है अडानी के खिलाफ बोलने की, वो है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने अडानी के खिलाफ मोर्चा ले लिया है, सड़क पर उतर गए हैं, और ये एक काबिले तारीफ बात है। किसी और में हिम्मत नहीं। भाई शरद पवार तो अडानी के ही चारण में लगे रहते हैं, उनमें हिम्मत नहीं है, लेकिन ये काबिले तारीफ बात है कि उद्धव ठाकरे अडानी के खिलाफ बोलते हुए सड़क पर उतरे हैं। और हम जानते हैं कि अडानी का आदमी कहां नहीं बैठा है, कांग्रेस में भी बैठा हुआ है। लेकिन अब परिस्थिति बदल रही है कि अब अडानी देश चलाएंगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो बेरोजगारी का मुद्दा राहुल गांधी ने लंबे समय से उठाया, महंगाई का मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया, पदयात्रा की और आगे भी यात्रा करने वाले हैं, इस परिप्रेक्ष्य में जो संसद में युवाओं के कूदने की घटना घटी है, और अब तक कोई आतंकी उतंकी लिंक सामने नहीं आया है। पहले मुझे भी लगता था कि कहीं पन्नू वाले वीडियो के कारण से ये तार तो इनके जुड़े हुए नहीं है। अगर वैसा जुड़ा होता तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती और इनके प्रति हमारे मन में कोई सहानुभूति नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसका कारण सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं का गुस्सा है जो इस रूप में प्रकट हुआ है। तो हमें इन युवाओं के साथ में आतंकियों जैसा व्यवहार होते भी देखना अच्छा नहीं लगेगा। फिलहाल उस विषय पर इतना ही बोलेंगे, अलग से इस पर बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने अपनी नीति रणनीति स्पष्ट कर दी है।
नेतृत्व परिवर्तन का स्टेट में सिलसिला शुरू हो चुका है। आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, मुद्दों को बनाया और मजबूत किया जा रहा है, इंडिया गठबंधन को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है और पूरे चुनाव का जो एक सेंस है वो सेंस है कि कांग्रेस के खिलाफ जनता नहीं है। कांग्रेस को इन तीनों राज्यों में भी 40% से ज्यादा वोट मिले हैं और चारों पांचों राज्यों में जोड़ने से तो बीजेपी से 10 लाख ज्यादा ही वोट मिले हैं, यानी जनता कांग्रेस के साथ है। लेकिन ये बात भी स्पष्ट रूप से सामने लानी पड़ेगी कि वर्तमान जो सरकार है जो जन विरोधी नीतियों के साथ खड़ी है, इसके समांतर आप एकजुट होकर के सत्ता बदलने का जज्बा दिखलाइए। अगर आप जज्बा दिखलाएंगे, इस तरह के मजबूत फैसले लेंगे, जनता मजबूत फैसला लेना चाहती है, देखना चाहती कि आप मजबूत फैसला ले सकते हैं कि नहीं। अगर मजबूत फैसला नहीं लेंगे तो वैसे ही राजस्थान जैसे परिणाम आएंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे परिणाम आएंगे। मजबूत फैसला लेंगे तो एक ऐसे प्रदेश में, तेलंगाना जैसे प्रदेश में, जहां पार्टी का संगठन बिल्कुल बिखरा हुआ था ही नहीं, तीसरे नंबर की पार्टी थी लेकिन वो पहले नंबर की बन गई। ये जनता का फैसला होता है, बोल्ड फैसला जनता चाहती है और राहुल गांधी को वो फैसला लेने के लिए जनता ने एक तरह से अधिकृत कर दिया है। राहुल गांधी अब वो फैसला लेने लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ में उनका सिंक पहले से था, अब भी है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे धीरज वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने ही उनको धीरज सिखाया और बनाया भी है। यही वजह है कि इस चुनाव के बाद अब वो परिस्थिति आ गई है जब कोई गहलोत, कोई कमलनाथ, कोई दिग्विजय, कोई बघेल राहुल गांधी और कांग्रेस को आगे बढ़ने से अब रोक नहीं सकता। इस चर्चा को हम विराम देना चाहते हैं, लेकिन इस बीच कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसको मैं लेना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। एक प्रतिक्रिया है संजीव कुमार सेठी जी की कि मीडिया हैक हो चुकी है। वाकई सही बोल रहे हैं, ईवीएम बैन होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप उठा रहे हैं, मैं थोड़ा सा अपडेट आपको करता हूं ईवीएम बैन होने को लेकर के। जो बात है इस पर मैं अलग से भी आऊंगा वीडियो लेकर के। वो है कि ईवीएम हटाओ मोर्चा आज दिल्ली में बना है। दिल्ली में उदय राज, जिनके साथ में दिग्विजय सिंह जी भी बैठे थे, मैं भी वहां मौजूद था, आमंत्रित था। मैं किसी कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं आमंत्रित था और भी कई पत्रकार आमंत्रित थे। हमने देखा एक मोर्चा बना और ये ईवीएम हटाओ मोर्चा है और इसको लेकर के सहमति बनी है। ये माना गया है कि राजनीतिक पार्टियों की चाहे जो भी मजबूरी हो, लेकिन एक सिविल सोसाइटी को सामने आना चाहिए जो ईवीएम हटाओ मोर्चा इसको मजबूत करे। तो ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि लोग बैठे हुए हैं, लगातार काम चल रहा है। गोपाल गुर्जर कह रहे हैं सचिन पायलट बेस्ट लीडर है। एक और पप्पू पायलट को रास्ता छोड़ेगा क्या? देखिए आप, अब वो समय नहीं कि पप्पू बोला जाए। राहुल गांधी को इस पर अरबों रुपए खर्च हुए हैं। खानदानी पैसे का क्या होगा? खानदानी पैसे का ये सवाल भी उठा रहे हैं। खानदानी पैसे, खैर इसके बारे में रिसर्च कर लीजिए। इस बात की जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री की चर्चा पे नहीं रहना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बड़ी बड़ी भवनें दान की हैं। नेहरू संग्रहालय, जिसको पीएम संग्रहालय बना दिया गया, वो पंडित नेहरू की पुश्तैनी जगह थी, जमीन थी, धरोहर थी। नाउ कांग्रेस हैज टेकन रियल डिसीजन। आगे आइए, आप विश्लेषण ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस जीत जाती तो जीता, वही सिकंदर। यदि कांग्रेस जीत जाती तो आपका विश्लेषण अलग होता, तब आप भाजपा के क्षत्रपों को न पूछने पर लंबी हाँक रहे होते। देश की जो वास्तविक स्थिति है वह देखिए, ये बात सही है, क्षत्रपों की तो नहीं पूछा गया है, वो तो एक एंगल है। आज के डिस्कशन में वो एंगल नहीं आया। लेकिन बीजेपी में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लगातार फील्ड में है, वो नरेंद्र मोदी जी को छोड़ने वाले नहीं हैं, ये समझ लीजिए। और वसुंधरा राजे भी 2019 में नरेंद्र मोदी जी को छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा नहीं होगा
कि 64 साल में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 64 साल में शिवराज सिंह को रिटायर कर दिया जाएगा। ये शिवराज सिंह बर्दाश्त नहीं करेंगे। शत्रुघ्न वाली बात तो होगी, लेकिन आज का विषय वो नहीं था, इसलिए हमने उन बातों को नहीं छेड़ा। आपके सवाल के जवाब में मैंने कहा सचिन पायलट सीआईएफ, और फिर जनता की नजर राहुल गांधी की तरफ देखा जा रहा है, जनता देख रही है, आप कहना चाहते हैं। सचिन पायलट कांग्रेस चीफ लिखना चाह रहे हैं आप, निश्चित रूप से मुझे थोड़े शॉर्ट वर्ड समझने में दिक्कत होती है। तो ये जनता की प्रतिक्रियाएं भी हैं, हमने विश्लेषण रखा है। हम निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि हमारा विश्लेषण विपक्ष के साथ होता है, तो विपक्ष के साथ है। इसको अगर बाइस्डनेस माना जाता है तो ये बाइस्डनेस है क्योंकि सत्ता पक्ष, मैं ऐसा क्यों ये थोड़ा सा बोलना चाहता हूं कि देखिए आज जुडिशियरी अपने आप को बेबस पा रहा है। वो कह रहा है कि हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको बोल नहीं सकते। ये कह रहा है, खुलेआम चीफ जस्टिस कह रहे हैं। जुडिशियरी में ये हालात है कि एक महिला जज अपने साथ यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही है, उसी जुडिशरी सिस्टम में आवाज नहीं उठा सकती, उसको चिट्ठी लिखना पड़ रहा है, इच्छा मौत मांगनी पड़ रही है जुडिशरी का। कि ये हालत है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस मामले की सुनवाई करने वाले होते हैं, उस केस को उनके सामने आने ही नहीं दिया जाता है, डी लिस्टिंग कर दिया जाता है। लिस्टिंग होने के बाद डी लिस्टिंग, इतना बेबस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी देखा था किसी ने? फिर दूसरे प्रशांत भूषण बता रहे कि आपके पास से आपकी सुनवाई के लिए जो केस आने वाला था वो नहीं आया, इस पर आप बताइए। तो वो बोलते इस पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता। इतना भी कमजोर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखा है क्या किसी ने? लेकिन आज वो हालात हैं। भाई हमने सीबीआई को देखा, सीबीआई के अफसर सीबीआई के दफ्तर में छापे मार रहे थे, वो राकेश अस्थाना और मैं नाम भूल रहा हूं, उनके दरमियान जो झगड़ा हुआ था। आप ईडी का हाल देख रहे हैं, केवल चुन चुन कर विपक्ष के पास जाता है, इलेक्शन के मौके पर जाता है। यहाँ सरकारें खरीदी बेची जा रही हैं, विधायक खरीदे बेचे जा रहे हैं, उस समय पैसों का लेन देन जो होता है वहां ईडी सोई रहती है, सीबीआई को कोई मतलब नहीं। ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिसमें कि अब 90 दिनों तक बेल ही नहीं होगी। आप जेल में सड़ने को, ऐसे आज भी जेल में सड़ने को विवश है, लेकिन उस पर अब कानूनी मुहर लगाई जा रही है। ये सारे हालात डेमोक्रेसी के अपहरण के हैं। ईवीएम का मसला एक अलग मसला है, जिसमें कि 2019 में जो वीवीपैट इस्तेमाल हुआ उसका 37% वीवीपैट डिफेक्टिव पाया गया। क्या मतलब है इसका मतलब है कि 37% जो वीवीपैट था वो ईवीएम के वोटों से उसका मिलान नहीं हुआ। तो क्या ईवीएम बदल दिए गए थे? ये बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। तो किसका मतलब है कि अगर 37% वीवीपैट गलत थे तो 2019 का आम चुनाव ही गलत था, आम चुनाव के नतीजे गलत थे। इसका मतलब है कि प्रेम कुमार का विश्लेषण 2019 में भी सही था, और इसका मतलब है कि इन चुनावों में भी वैसी ही बातें हुई होंगी, जिनको बगैर सबूत के हम नहीं कह सकते, लेकिन 2019 को तो हम कह सकते हैं, क्योंकि उस समय हमने रिपोर्ट बनाई थी कि कैसे हर उत्तर प्रदेश का हर चौथा जो सीट है वहां पर वोट गिने गए वोट और बताए गए वोट, दोनों में फर्क था। ये सब तो हमारी तैयार की हुई रिपोर्ट है। हम अपनी रिपोर्ट पर भरोसा कैसे न करें? अगर बाद के दिनों में 5 साल बाद उस बात की पुष्टि होती दिख रही है तो ईवीएम पर तो भरोसा हमें भी बिल्कुल नहीं रह गया है। ये बात मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बोलना चाहता हूं। अब ये कैसे आंदोलन का रूप लेगा, कैसे दबाव बनाया जाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ईवीएम पर मुझे भरोसा नहीं रह गया है। तो इन बातों को अगर देखा जाए, इस बीच बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है, मैं उन प्रतिक्रियाओं को भी रखता चलता हूं। और मैं बताऊं कि जनता की नजर राहुल गांधी की तरफ है। लोग कह रहे हैं, सचिन रिपीट भी करें अपनी प्रतिक्रियाओं को, प्लीज रिपीट मत कीजिए। और सचिन पायलट पीपीसी चीफ, सचिन पायलट कांग्रेस, ये सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है, सबको मैं शायद दिखा ना पाऊं, लेकिन इन प्रतिक्रियाओं के बीच मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस अब बदलाव की ओर, परिवर्तन का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ती दिख रही है, और पूरे विपक्ष को ये चाहिए कि वो इस माहौल का फायदा उठाए। एक परसेप्शन थोपा जा रहा है कि भाई अब तो मोदी जी को हराया ही नहीं जा सकता। कैसे नहीं हराया जा सकता? जब 2004 में
वाजपेयी जी को हराया जा सकता था, तो आज ऐसा क्या है कि मोदी जी को हराया नहीं जा सकता? बहुत सारी बातें हैं, इस पर चर्चा होगी, हम चर्चा करेंगे, लेकिन मीडिया का जो बड़ा धड़ा है, जो गलत परसेप्शन थोपने में अड़ा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज भी मैं एक चर्चा में था, डिबेट में था, उसमें पोल दिखाया गया कि अभी तुरंत चुनाव होंगे तो कौन पार्टी जीत कर आएगी। तो अभी तुरंत चुनाव होंगे तो उसमें दिखाया गया कि बीजेपी को 350 सीटें एनडीए गठबंधन को आ सकती है। उसमें सबसे बड़ा लूप होल्स क्या था कि अभी जो चुनाव होंगे तो इंडिया गठबंधन बना तो है नहीं, तो उनका सीट शेयरिंग हुआ तो है नहीं, तो बिना सीट शेयरिंग के अलग अलग लड़ करके बीजेपी से एनडीए से लड़ रहे हैं और सब जगह वो हार रहे हैं। और बाद में जब टैली दिखाते हैं तो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की इतनी सीटें, और जब इंडिया गठबंधन को मिल करके लड़ता हुआ आपने दिखाया ही नहीं, सर्वे लाया ही नहीं, तो फिर ये कैसा सर्वे है? फिर क्यों कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को इतनी सीटें? आप कहिए ना कि इंडिया गठबंधन के घटक दल आज अगर अलग अलग लड़ रहे हैं एनडीए के खिलाफ, तो ये परिणाम आ सकते हैं कि 350 सीटें बीजेपी जीत जाए। लेकिन जब एकजुट होकर लड़ेंगे तब क्या यही परिणाम रहेंगे? ये बात नहीं बताएंगे, ये बात नहीं बताएंगे। तो ये इस तरीके से परसेप्शन गढ़ने की कोशिश हो रही है। तो इन सब चीजों से भी कांग्रेस को लड़ना है और विपक्ष को लड़ना है, एकजुट होकर लड़ना है। लोकतंत्र बचाने का समय है, ये कोई आम चुनाव नहीं है कि कोई एक पार्टी जीत जाए और एक पार्टी हार जाए। अगर इस बार अगर उल्टे परिणाम आए और चुनाव के नतीजे अनएक्सपेक्टेड हुए तो आगे आप ये मत समझिए कि आपको चुनाव में वोट डालने का मौका मिलता रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो इस बातचीत को, इस चर्चा को हम यही छोड़ देकर जाना चाहते हैं और आपसे आग्रह भी करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे सिर्फ एक औपचारिक आग्रह न समझे, एक जरूरत बन गई है YouTube के जमाने में कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे बीच का जो संवाद है उस संवाद से अगर हमको आपको एक दूसरे से कोई फायदा पहुंचता है, समाज को कुछ फायदा होता है, तो निश्चित रूप से उसमें योगदान करना चाहिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।